आप किस लिए बने थे? महिलाएं, माता बहनें किस लिए बनाई गई हैं? प्रकृति जो ईश्वर ने बनाया है, क्यों? क्योंकि अध्ययन अध्यापन के लिए, ज्ञान का जो है वो प्रदान करके उसको सुख देना। सुख का मतलब सांसारिक नहीं था, भौतिकीय नहीं था। सुख का मतलब जो है वो खाली शारीरिक नहीं था। पति की सेवा करने का मतलब क्या था? पति की सेवा करने का मतलब ये नहीं था कि आप जो काम पर से लौट के आए तो उसके साथ संबंध बना करके और यूं अटखेलियां करते रहो ना, वो नहीं था। सुख देने का मतलब शास्त्र का सुख देना था। सुख देने सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम चेतन है। मकर लग्न की कुंडली भगवान लेकर के बैठे हैं। इनके पिताजी ने इनकी इतनी प्रशंसाएं करी हैं और बहुत सारी बातें लिखी हैं। नौकरी, बहुत अच्छे पद पे भी हैं, ये प्रतिष्ठित हैं, समाज में इनका नाम भी बड़ा अच्छा है। अभी और भी देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं। प्रशंसनीय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी जातक के माता और पिता अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो निस्संदेह ये जो है वो कलयुग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसको खुद भी शर्म आने लगती है कलयुग के कि मेरा असर इस पे नहीं है क्या। आप इनकी कुंडली में इन्होंने पूछा है कि आगे शुक्र की दशा जो आने वाली है केतु के बाद वो कैसी रहेगी। सवाल ये पूछा है कि राजनीति में जाने का योग कैसा है और इसके अंदर जो है वो लोगों को सेवा देने का जो भाव है वो क्यों आता है। और इतना ये आध्यात्मिक भी है, समावेश दोनों का एक साथ है। कैसे? कई बार आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा 100 में से करीब 70 से 80% जो लोग हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो जो है वो धर्म को पीछे करते जा रहे हैं या फिर उनके जीवन में उसकी महत्ता ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात है कि इन्होंने अपने जीवन में इस जो तत्व का जो है वो क्या है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है जिसके बल पे हम मजबूत होते हैं, उसको हमेशा ही बना करके रखने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये कुंडली बहुत अच्छी बनी है, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन गई है और ये इस वजह से व्यक्ति जो है वो बहुत ही संतुलित और बहुत बेहतर हो जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको मैं ये कुंडली बताने से पहले आपको बता दूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात शनि राहु का एक साथ लग्न में बैठना और लग्न के अधिपति का लग्न में ही बैठ जाना, ये सबसे अच्छी बात होगी। 10 नंबर के अधिपति शनि होते हैं और मकर राशि के अधिपति होकर के यहीं बैठ गए। नक्षत्र जो है वो उनका उत्तराषाढ़ा का बैठा है। ऐसी अवस्था में सूर्य जो है वो उच्च के होने से शनि को भी बल मिलेगा और निश्चित रूप से बुद्धिमान योग बनेगा। ये व्यक्ति चंचल, चपल, चालाक, बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी और निश्चित रूप से जितनी भी प्रशंसा करी जाए, मैं भी करूं तो कम ही होगा। लग्न पे केतु और राहु का प्रभाव व्यक्ति को बहुमुखी और एक जगह टिक करके बैठने वाला नहीं बनाए और हमेशा उसको नया नया लक्ष्य देता रहे। ये इस कुंडली की जो है वो प्राथमिकता होगी। और निश्चित रूप से गुरु का प्रभाव तुला राशि पे व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरीके से ऊंचाई छूना है, इसकी स्थिति को मजबूत बता देते हैं या बना देते हैं। शनि की दृष्टि उच्च की पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा को प्रभावित करेगी, जो सप्तमेश और सप्तम भाव, सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा और सप्तम के अधिपति बैठे हैं अपने भाव से 5 घर आगे, शुभ ग्रह की राशि में, गुरु से केंद्र में, मतलब गुरु से 4 घर आगे। उसके ठीक पीछे मंगल और शुक्र इस प्रभाव को कमजोर करेंगे। मतलब व्यक्ति को कई बार उसके मन के मुताबिक चीजें आरंभ में नहीं मिलती हैं, बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका मन और उसका जो है वो हृदय प्रफुल्लित होता रहता है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे ठीक होगी। और सप्तमेश जहाँ बैठे हैं उससे केंद्र में ही गुरु बैठे हैं और गुरु की ही राशि में सप्तमेश का बैठना शुभ ग्रह की राशि बनी, शुभ ग्रह में बैठे और शुभ ग्रह से केंद्र में, तो ये जो स्थिति होगी वो सप्तम भाव के लिए ठीक होगी। इसके ठीक पीछे उच्चाभिलाषी शुक्र मंगल के साथ, जो कि लाभेश है। लाभ के अधिपति मंगल और दशम के अधिपति शुक्र। लाभ के अधिपति मंगल का धन में जाना, लाभ के अधिपति का मंगल का धन में जाना और दशम के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना। सप्तम के अधिपति अपने भाव से 5 घर आगे गए पीछे गए, दशम के अधिपति अपने भाव से 5 घर आगे गए पीछे गए। ये दोनों ही क्षेत्र, इसका मतलब व्यक्ति का डेली रूटीन अच्छा है और उसका कर्म क्षेत्र ठीक होगा।
शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए कमजोर होगी, इस वजह से विवाह विलंब के योग बनेंगे। और कई बार व्यक्ति जो है वो किसी भी काम के लिए इतना ज़्यादा जल्दबाज होता है, इतना ज़्यादा नियमित होता है, इतना ज़्यादा पंक्चुअल होता है, इतना अनुशासित होता है कि कभी भी किसी भी तरीके से उसको दिक्कत महसूस नहीं होती है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि उच्च की व्यक्ति को राजनीति का, अब देखो यहाँ पे तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ गई, शनि की भी दृष्टि पड़ गई और सूर्य की भी दृष्टि पड़ गई, बुध की भी दृष्टि पड़ गई। इस भाव के अधिपति पहले ही मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के साथ बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की जन्म कुंडली का दशम स्थान बहुत हाईली एक्टिव है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के हमेशा ही सजग, सावधान और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के पीछे भागने वाला रहेगा। वहीं जब आप करियर को देखेंगे तो दशमांश कुंडली में देखिए, तो दशमांश कुंडली के लग्नेश और दशम भाव के अधिपति गुरु शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो इनकी कुंडली में पराक्रमेश और 8वें भाव का अधिपति होकर के साथ बैठा है। शनि जो बैठेंगे वो 12वें भाव के अधिपति होकर के आरंभ में दिक्कत, बाद में जाकर के आसानी और बहुत अच्छा लाभ देंगे। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो आने वाली दशाएं हैं और जो जीवन का बाकी क्षेत्र बचा हुआ है, जैसे इनकी कुंडली में बुध की दशा, इनकी कुंडली में चंद्रमा की दशा, इनकी कुंडली में शुक्र की दशा और इनकी कुंडली में शुक्र की दशा, दोनों ही चीजें मतलब ये अच्छी रहने वाली हैं। बुध भी इस कुंडली के लिए खराब नहीं होंगे, अच्छे होंगे। और शुक्र तो पहले ही इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, बैठे भी हैं मंगल के साथ, तो पंचम भाव के अधिपति मंगल और एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र, मंगल, पंचम भाव के अधिपति शुक्र और एकादशवें भाव के अधिपति मंगल, ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को कई क्षेत्र से धन का रास्ता दिखाएंगे। मजबूती क्या है इस कुंडली की? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यह होगी कि व्यक्ति की कुंडली का लग्न बलवान है और व्यक्ति की कुंडली का लग्नेश बली है। 20 डिग्री तक लग्नेश अगर शनि बनते हों तो भाग्यशाली बनाने के साथ साथ सौंदर्य का प्रेमी, अच्छी चीज़ों का शौकीन, समाज को समझने वाला, निर्विवादी, महत्वपूर्ण फैसले लेने वाला, सबको एक साथ लेकर के चलने वाला, किसी भी तरीके से किसी भी कंफ्यूजन में न रहने वाला, अपने हिसाब से अपना काम कर लेने वाला, जो भी काम दिया जाए उसमें वृद्धि करके देने वाला, सामाजिक और परोपकारी होता है। क्योंकि शनि कभी भी तटस्थ होकर के सबको एक दृष्टि से समदृष्टि रख करके कभी भी किसी के आगे पीछे नहीं घूमते। मतलब व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी के सत्य के लिए अपनी नियम की स्थिति को नहीं बदलेगा, वो हमेशा ही असत्य और सत्य के भेद को समझने वाला होता है। आध्यात्मिक, इहलौकिक, पारलौकिक और भौतिकीय सुख सुविधाओं में किस तरीके से बैलेंस बना करके चलना है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। क्यों? अब राजनीति में योग जाने के कितने हैं, तो उच्च के सूर्य बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का जो मन है वो बिल्कुल ही पवित्र और शांत होता है। ये सूर्य और बुध जब यहाँ बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रखर बना देते हैं कि वो अपने लिए ही शापित हो जाता है। अपनी विद्वता उसकी इतनी मजबूत हो जाती है कि कई बार उसके सामने कोई टिके ही नहीं और सब लोग देख करके ही दुम दबा करके भाग जाएंगे। इतना प्रभाव होगा क्योंकि लग्न में शश महापुरुष योग और चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव। यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मंगल की प्रभाव की स्थिति पंचम भाव पे, लाभ के अधिपति होकर के पंचम को देखने से महान लाभकारी योग बनेगा। और शुक्र जो है वो दशम भाव के अधिपति होकर के लाभेश के साथ बैठेंगे तो महान लाभकारी योग बनेगा। भाग्य भाव के अधिपति का पंचम भाव में या चतुर्थ भाव में जाना व्यक्ति के पूर्वजों का, माता का, पिता का, पत्नी का, दाम्पत्य का सुख और चल अचल संपत्ति का और श्रवण कुमार की भांति माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, जैसे आज ही मेरी किसी से बात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को वृंदावन जाना पड़ेगा। मैंने कहा वृंदावन तो बड़े भाग्य से मिलते हैं, मौका ऐसा मिले तो। लेकिन कहा कि नहीं पंडित जी, बुढ़ापे में बच्चा जो है वो वृंदावन तो नहीं भेजेगा। मैंने कहा ये आपके दिए गए संस्कार के ऊपर बात निर्भर करेगी, है कि नहीं बात। आपने अपने बच्चे को संस्कार कैसे दिए हैं कि कल वो वृंदावन में आपको भेजेगा? देख लो, पूछ लो, कहीं वृंदावन में नहीं भेज दे। और जो है वो अगर वही बात है ना कि वृंदावन के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सारे माता पिता अपने अपने बच्चों के साथ हंसी और खेल खोल के अच्छे तरीके से बिता दें। इससे बढ़िया जीवन तो कुछ हो नहीं सकता। किसी को भी वृद्धाश्रम का सहारा ना लेना पड़े और कोई भी वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम के लिए टटोले ना अपना मन और उसको कभी आवश्यकता ना पड़े।
उसके बच्चे उसके पास और उसके माता पिता उसके साथ रहने चाहिए। तो ये स्थिति है, ये आपको नहीं देखना पड़ेगा। लग्न पे शनि बहुत अच्छे हैं, नक्षत्र में जिसमें बैठे हैं उसका नक्षत्र का अधिपति उच्च का है। यहाँ पे सूर्य राहु के साथ है। कभी कभी ये व्यक्ति को कलीग वगैरह से संबंधों में कमजोरी दे सकता है, या कई बार जब व्यक्ति के मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको भयंकर तीव्र क्रोध आता है, और जब समाज में कुछ भी गलत या गंदी चीज़ें देखता है तो उसको भयंकर जो है वो उन्माद होता है, और भयंकर जो है वो प्रभाव मतलब खन्नूस, जैसे खुन्नस हो जाए, परेशान हो जाता है, उसकी वृत्तियां जो हैं वो परेशान हो जाती हैं, वो चित्त को संभाल नहीं पाता है। और निश्चित रूप से ये सूर्य के राहु के कारण यहाँ पे आपको थोड़े से बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी आगे चल करके। मंगल और केतु का प्रभाव, यहाँ के अधिपति गुरु आगे बैठे नीच के, हालांकि उनका नीच भंग होगा क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आयु तो अच्छी है क्योंकि यहाँ पे शनि लग्न में ही बैठे हैं, और लग्न में बैठ करके गुरु का प्रभाव देखिए यहाँ के लिए सामान्यतया व्यक्ति को अपने कर्म को और अपने धर्म को समझने वाला बना देंगे। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए विदेश, दूर, बड़े लोगों के संपर्क में रहने वाला, ये गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु की 5वीं के बाद 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ पे, और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे, तो गुरु की मंगल के प्रभाव में व्यक्ति जो है वो समाज को समझने वाला होता है, और किसी भी तर्क पे जब ये निर्णय सुना दे तो दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आना चाहता, और दोबारा पलट करके देखना भी नहीं चाहता, और कभी भी किसी चीज़ पे पश्चाताप नहीं करेगा। जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, फिर उसमें जो है वो ये नहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भाव इसके अंदर कभी भी ना जागृत हो, क्योंकि उसी गुरु ने शुक्र को भी देखा है। तो ये गुरु का प्रभाव जो शुक्र को रहेगा, तो यहाँ पे शुक्र उच्चाभिलाषी मतलब खुश है कि मैं तुरंत ही जो है वो मैं उच्चाभिलाषी हूँ, मतलब उच्च की राशि में जाने वाला हूँ, तो इनकी यात्रा कब खत्म होगी। ये शुक्र जो है वो 23 डिग्री के हैं, मतलब जैसे ही 30 डिग्री यहाँ से ये निकलेंगे, 7 डिग्री और पड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर ये चंद्रमा तो खैर बदल जाते हैं, लेकिन शुक्र का प्रभाव पराक्रम भाव में उच्च का हो जाएगा। ऐसी अवस्था में कि जिसके ऊपर की 7 से 10 दिन या ऐसी स्थितियां जब हों कि ग्रह बिल्कुल ही अंतिम स्थिति में जा रहा हो और राशि परिवर्तन का योग बनाने लगा हो, तो निस्संदेह ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। राशि परिवर्तन का योग तो चलो ठीक है, पर उसमें भी ग्रह उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे और भी चीज़ें लाभान्वित करने वाली मिल जाती हैं। गुरु का प्रभाव शुक्र के लिए बहुत अच्छा, गुरु का प्रभाव मंगल के लिए बहुत अच्छा। अब विचार करिए तो गुरु कौन है? 12वें के अधिपति। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते क्या? मकर लग्न की कुंडली के लिए भाग्य 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ तीसरे के अधिपति है। तीसरे के अधिपति होकर के 6वें में बैठेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी चीजें ही देंगे। विपरीत आरंभ में होगा, बाद में तो व्यक्ति सब कुछ सह लेता है, और निश्चित रूप से अपने लोगों से किस तरीके से निपटना है इसे बहुत अच्छे तरीके से आता है, और परिस्थिति वसात किस तरीके से किस चीज़ को संभालने की बात है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने ज्ञान के बदौलत व्यक्ति सबको अपने हित चिंतन में लगा लेता है। सभी समाज के सभी लोगों का कैसे लाभ उठाना है, कलीग वगैरह से कैसे किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरे भाव के चंद्रमा, मैंने बात बताई थी, ये सूत्र है, याद रखिएगा। लग्न के चंद्रमा, धन के चंद्रमा, पराक्रम के चंद्रमा, चतुर्थ और पंचम के चंद्रमा, नवम और एकादशवें के चंद्रमा कभी खराब नहीं होते। अगर वो पक्ष के बल से कमजोर भी होंगे थोड़े से, फिर भी मैं समझता हूं कि वो कुछ ना कुछ अच्छा दे ही देते हैं। आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है, पर इसमें निरंतर ही आगे बढ़ने का जो दौर है आपके जीवन में लगा रहेगा, और निसंदेह क्षेत्र राजनीति का बहुत अच्छा है, समाज सेवा का बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ बनने का बहुत अच्छा है, गांभीर्य बिल्कुल अच्छा है, चिंतन हमेशा लगी रहेगी, चिंता हमेशा करते रहेंगे। अब ये चाहे दूसरों के कारण हो चाहे अपने कारण हो। मैं आपको अब आपकी कुंडली में आपके पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। आपकी कुंडली कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की है। अब आइए आपके सबसे कमजोर पहलू पे आपको लेके आते हैं। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कभी भी पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो निसंकोच वो व्यक्ति को अनएस्टैब्लिश भी करने के लिए उतारू होते हैं। जैसे चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि 9वीं दृष्टि गई है, घूम करके यहाँ 9वीं दृष्टि देखेंगे। पहले वो 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे जो कि अच्छी नहीं होगी। हालांकि केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभ देने वाली होगी, मतलब व्यक्ति अपने बल पर कुछ न कुछ अवश्य अच्छा कर लेगा। वहीं केतु की दृष्टि यहाँ पे अनुभव देने वाली, और वहीं केतु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया तटस्थ होकर के व्यक्ति को न तो अधिक लाभ और न तो बहुत अधिक हानि। लेकिन चंद्रमा को देख लेने के कारण केतु की दृष्टि चंद्रमा पे और चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि, इसके ठीक पीछे मंगल और शुक्र इसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि किसी भी भाव के ठीक पीछे
मैं समझता हूं कि दो अगर अच्छे मित्र बैठ जाएं तो अच्छी बात होती है, लेकिन दोनों बैठे अच्छे भाव के अधिपति, पंचमेश का लाभेश के साथ बैठना खराब नहीं है, यह सब कुछ दिलवा के छोड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात है कि यहां चंद्रमा के लिए यह बात थोड़ी सी गड़बड़ करेगी, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति शुक्र के साथ या शुक्र से अगर द्विद्वादश में होंगे तो ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति को विलंब से उसका सफल होना देखा जाता है, या कई बार उसका मन भटकता रहता है अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के, वो परेशान और चंचल चित्त को रखने वाला होता है, भगवान कृष्ण की तरह उसका चंचल चित्त होता है। ये बात मैंने इतनी बताई। वैशाख माह उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर निकलिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ऊपर से रविवार को जन्मे होने से पित्तादि को अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय वाली बात हो। पीत वर्ण की गोराई लिए हुए, बड़ा ही सुंदर, हालांकि सुंदर बहुत ज़्यादा न भी हो क्योंकि लग्न में शनि राहु है, द्वितीय भाव में मंगल शुक्र, दोनों भाव ठीक नहीं है उतने सुंदरता के मामले में, पर वस्तुतः धन वगैरह के मामले में तो इस भाव के अधिपति लग्न में और लग्नेश लग्न में, तो ऐसी अवस्था धन के लिए अच्छी होगी। खास करके यहाँ पे लाभेश के साथ, ये चीज़ तो 2-3 बार बता चुका हूँ, ये धन भाव को ठीक कर रहे हैं। पर और भी ज़्यादा अच्छी बात तब होती जब मंगल यहाँ से हट जाते और कम से कम वो यहाँ या यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते। इस भाव में इनको इसके साथ नहीं बैठना था। नैसर्गिक रूप से अगर बात करूँ तो व्यक्ति जो होता है वो राजसिक होता है और सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, गंदी और बुरी आदतों से हमेशा ही बचा रहता है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के अंदर तत्वतः 5 तत्वों के सम्मिलित होकर के उसको किस तरीके से बैलेंस करना है ये व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसमें कभी भी वो किसी चीज़ में उलझता नहीं है, कभी भी किसी चीज़ में उसकी माया उसको लिप्त नहीं करती है। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव या चतुर्थ में आना बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव के अधिपति का भाव से पंचमस्त जाना अच्छा होगा। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचमस्त जाना अच्छा होगा। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना अच्छा होगा। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 6वें भाव में जाना विवाह विलंब का योग, और एक काम को एक बार में ना होकर के अपने लक्ष्य तक व्यक्ति निरंतर पहुंचता रहता है, निरंतर उसके जीवन में चीजें मिलती रहती हैं। और कम से कम ऐसी स्थिति जहां पे आरंभ में ही भाग्योदय हो जाता है। आरंभ में ही भाग्योदय होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन तक किसी चीज के लिए इंतजार उसको नहीं करनी पड़ती है और आरंभ से ही उसको सफलता मिलती जाती है, क्योंकि बुध भाग्योदय कराते हैं तो जल्दी करा देते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इनका लग्न जो बना है वो 18 डिग्री का श्रवण नक्षत्र का बना है। अब ऐसी अवस्था में कि श्रवण नक्षत्र के जो प्रभाव की स्थिति होगी, चंद्रमा जो है वो उत्तरा भाद्रपद के, और ये चंद्रमा जो हैं नवमांश कुंडली में जो शनि हैं वो स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पे शनि स्वग्रही, यहाँ भी शनि स्वग्रही, और यहाँ पे शनि जो है वो मित्र की राशि में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली का लग्न, लग्नेश और चंद्रमा का नक्षत्र खराब नहीं है। और इस कुंडली में ध्यान से समझिए, आपके जन्म का नक्षत्र जो है, ध्यान से समझिएगा, इनका जन्म का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र। और अगर जो नक्षत्र है जन्म का, अगर जन्म कुंडली में वही ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह होता हो तो यकीनन वो अपनी दशाओं में ही नहीं, हमेशा ही अगर उसकी स्थिति अच्छी बनी रहे तो हमेशा लाभान्वित करता रहता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु, बुध, चंद्रमा सारे अच्छे हैं षडबल में। इस वजह से ये कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाली हो सकती है, और निश्चित रूप से है भी। सूर्य अनुभवी बना रहे हैं, चंद्रमा गांभीर्य दे रहे हैं, मंगल समझने वाला और समझदार बना रहे हैं कि परिस्थितिवश मुझे कौन सा काम अभी करना है, बुध चालाक, गुणकारी, तार्किक और लिखने की क्षमता, गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर बहुआयामी और थोड़ा रोग व्याधि और कभी कभी लक्ष्य को लेकर के कंफ्यूज होने वाला, ऐसा बना देते हैं। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो अनुभव से युक्त और निश्चित रूप से धर्मशास्त्र का ज्ञाता और पारंगत किसी भी क्षेत्र में बना देते हैं। बहुत जानकारी रखने वाला होता है, हर एक क्षेत्र की जानकारी व्यक्ति को होती है। शनि उत्तराषाढ़ा में ऐसी अवस्था व्यक्ति की कुंडली में दैदिप्यमान बना देते। सूर्य का प्रभाव दशम स्थान के लिए थोड़ा कमजोर होगा, इस वजह से परख करके
चिन्हों को ध्यान से देख करके तब उस पर पैर रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो कई बार राजनीति में लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे और बाद में आपको अंगूठा दिखा देंगे। राजनीति में जाने से पहले निश्चित रूप से शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन सबको ठीक करने के पहले आपको अपनी कुंडली में सूर्य को ठीक करना होगा। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, पर चतुर्थ भाव में बैठ करके वो कई बार गर्म दिमाग का बना देते हैं, जहाँ व्यक्ति बार बार चीज़ों को बदलता रहता है। नहीं यहाँ नहीं ठीक है, मुझे ये चाहिए, नहीं यहाँ नहीं ठीक है, मुझे ये चाहिए। ऐसी अवस्था में कई बार वो आरंभ में मिली हुई चीज़ को छोड़ करके बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता भी रहे। हालांकि इसके पास अनुभव की कमी नहीं होगी, पर फिर भी ये नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इनकी कुंडली में ये बता दूं कि वस्तुतः इनका दाम्पत्य कैसा रहने वाला है। जब आप इस बिंदु पे विचार करें तो गौर करिए, पराक्रम भाव में बैठे चंद्रमा यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन चंद्रमा का यहाँ सिंह राशि का बनना और यहाँ बनते हैं वो धन भाव के अधिपति, तो धन भाव के अधिपति हो गए और पराक्रम में बैठ गए। और यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ राहु। ये सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के पराक्रमेश, दुह स्थान के अधिपति का लग्न में आना, ये थोड़ी सी कमजोरी करेगा। और यहाँ मंगल जो है वो रोगेश होकर के बैठ रहे हैं और सप्तमेश नीच के भाग्येश के साथ, तो सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ चले गए अष्टम में। ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे व्यक्ति को धन तो मिल जाए, पत्नी धनवान मिल जाए, लेकिन पेट की रोगी भी मिल जाती हैं, या कई बार ऑपरेशन वगैरह के योग भी बन जाते हैं व्यक्ति के खुद में। यहाँ मंगल के साथ केतु, तो यहाँ पे जो है वो एक भ्रम की स्थिति बनी रहे, या कई बार पति और पत्नी में से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं दिन भर, और उनकी लड़ाई बाहर वाले भी महसूस कर लेते हैं। इस चीज़ से बचने की आवश्यकता होगी। आप घर में लड़ें पर बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे गुरु के साथ शुक्र का बैठना। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, पत्नियों का काम क्या होता है? पत्नियों का काम होता है, वस्तुतः वेद को पढ़ने के लिए मना किया गया है महिलाओं को, पर पुराणों को पढ़ने से मना नहीं किया गया है। आप पुराण पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, महापुराण आदि जितने भी हैं ये सब पढ़ सकते हैं। और पति के काम पर से लौट के आने के बाद दिन भर खुद पढ़ना है और शाम को उसको अपने पति को बताना है, और वही चीज़ अपने बच्चों को भी बताना है। इस वजह से संस्कार का जो प्रभाव है वो पति को भी पता चलता रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें धर्म कितना समाहित है, और बच्चे को भी उसका असर पड़ता जाएगा। तो समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हम पति और पत्नी एक साथ काम पे निकलते हैं तो पढ़ने का काम छूट गया। जब पढ़ने का काम छूट गया तो जब जैसे ही पढ़ने का काम छूटता है तो यानी कि आपने उसके अंदर वो डाला ही नहीं जिस चीज़ के लिए आप बने थे। आप किस लिए बने थे? महिलाएं, माता बहनें किस लिए बनाई गई हैं? प्रकृति जो ईश्वर ने बनाया है, क्यों? क्योंकि अध्ययन अध्यापन के लिए, ज्ञान का जो है वो प्रदान करके उसको सुख देना। सुख का मतलब सांसारिक नहीं था, भौतिकीय नहीं था। सुख का मतलब जो है वो खाली शारीरिक नहीं था। पति की सेवा करने का मतलब क्या था? पति की सेवा करने का मतलब ये नहीं था कि आप जो काम पर से लौट के आए तो उसके साथ संबंध बना करके और यूं अटखेलियां करते रहो ना, वो नहीं था। सुख देने का मतलब शास्त्र का सुख देना था। सुख देने का मतलब तो शास्त्र का सुख देना था कि आपके पति जो आपको कमा करके पैसे ला करके आपके झोले में डालते हैं, कैसे कमाए हो जी, कि कहाँ से लाए हो, किस तरीके से लाए हो, क्योंकि इसका ही अन्न आपका बच्चा खाएगा और मैं भी खाने वाली हूँ। ये पूछने का अधिकार पत्नी को था, और वस्तुतः वो अधिकार पत्नी ने भी खो दिया और पति तो खो ही बैठे। ये दोहन हुआ है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर भी भयावह स्थिति है, फिर भी बेचैनी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने अपने ग्रंथों को छोड़ा है। बच्चा जो है वो ग्रंथ से प्रभावित नहीं है, ग्रंथ उसके जीवन से गायब है। तो गुरु ग्रंथ और गाय तीनों गायब, और चौथे नंबर पे गंगा गायब। सब ग से गायब, और ग से जितनी चीज़ें हैं सबका महत्वपूर्ण बहुत गौरवान्वित करने वाला है, पर हमारे यहाँ सब ग से गायब है। ये कारण है हमारे कमज़ोर होने का मूलतः कारण ये है। तो गाय से गोबर, ग से गंगा, ग से गाय और ग से गरिमा बना करके रखने की आवश्यकता होती है। गरिमा खत्म हो जाए, मतलब पद की गरिमा, प्रतिष्ठा, ये अगर बन जाए, खत्म हो जाए तो फिर नष्ट हो जाएंगी चीज़ें। वस्तुतः सेवा का भाव ये था
पर हम लोग जो हैं वो अपने तिकड़म से इतनी सारी चीज़ें तार्किक करके बना देते हैं, ये सब उल्टा का पुल्टा पलटी मार देता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दशाओं के क्रम में बता दूं एक बात जो ज़्यादा ज़रूरी होगी, इनकी कुंडली में जो शनि की दशा है, चंद्रमा की दशा है, शुक्र की दशा है और बुध की दशा है, इसमें से चारों ही दशाएं बहुत अच्छी जाने वाली हैं, क्योंकि शनि पहले ही बलवान है, चंद्रमा भाव से बहुत अच्छे हैं, वर्गोत्तम है, बुध क्योंकि इस कुंडली के लिए भाग्येश होकर के बहुत अच्छे बैठे थे, यहाँ पे वो जन्म कुंडली में नीचे जा रहे हैं, थोड़ी कमजोरी, पर यहाँ पे वो वापस इसी भाव में आ जा रहे हैं, मतलब इसी राशि में आ रहे हैं, मतलब मेंटेन करा है उसने। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास चपलता निरंतर बढ़ती ही जाएगी। और बाकी के ग्रहों में से राहु, केतु, मंगल, सूर्य और गुरु ये आपको मेहनत करवा करके धन देंगे। वस्तुतः आपकी कुंडली में संतान का सुख बड़ा अच्छा है, लेकिन संतान से लड़िएगा मत, नहीं तो हार जाएंगे। और मन को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका मन बड़ा व्यथित होता होगा, दुनिया को देख करके मन बड़ा ही विचलित होता होगा। ऐसा करने का कोई इरादा तो नहीं होता है कि आप कभी किसी को तकलीफ दें, पर निश्चित रूप से ये चंद्रमा जब शनि और केतु से प्रभावित होंगे, यहाँ पे जब सूर्य राहु से प्रभावित होंगे, और यहाँ पे जब चंद्रमा मकर के होकर के गुरु से नीच की दृष्टि प्राप्त करेंगे, तो थोड़ी बहुत समस्या यहाँ भी बनेगी। वस्तुतः वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो देर सवेर आपको निश्चित रूप से यश, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, केंद्र में सूर्य बैठे हैं, तो आपको आगे बढ़ा देंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, पर राजनीति में जाने से पहले लोगों को पढ़ना आवश्यक होगा। और निचले तबके के लोग आपके लिए हमेशा ही, जो गरीब तबका है वो आपके लिए हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि मास वोट आपकी कुंडली में बिल्कुल उच्च का बैठा है। दशम भाव पे सूर्य और शनि का एक छत्र प्रभाव, गुरु का प्रभाव आपको इसमें धकेलना चाहता है। निश्चित रूप से उसमें जाएं, पर उसके जाने की दशा में बताऊं तो आपको उसमें जाने के लिए सबसे अच्छा योग 2027 के बाद आएगा। क्लियर है? भवन भूमि वगैरह आपको लेना होगा तो बुध और मंगल ठीक रहेंगे। कुछ अपने बल पे करना चाहते हैं तो मंगल भी ठीक रहेंगे और शुक्र भी ठीक रहेंगे। आपकी कुंडली के लिए शनि की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा और ये सब दशाएं अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उसमें 8 तारीख अच्छी रहे, शनिवार का दिन अच्छा रहे, शुक्रवार का दिन अच्छा रहे। इस कुंडली के आधार पे भाग्य भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, और सूर्य के साथ मिल जाने से कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। गुरु से इस भाव में केंद्र में होने के कारण ये प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। माता का सुख आपकी कुंडली में हमेशा रहेगा, और निश्चित रूप से वो आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की दाता बनी है, उन्होंने ही। और पिता भी आपकी कुंडली में ठीक है, पिता भी ठीक है, पिता माता दोनों का सुख आपकी कुंडली में अच्छा है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और आप अपने मन को व्यवस्थित करिए। ये आपकी कुंडली है, कुंडली अच्छी है और बेहतर है, और निश्चित रूप से इसको और भी बेहतर बनाने के लिए 3, 4, 5 काम आपको करने होंगे। सबसे पहले अपने भोजन में गंगा जल का इस्तेमाल, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अमोघ शिव कवच का पाठ, शिव जी के मंदिर का दर्शन, और इस कुंडली में अभी लाजवर्त के धारण करने की स्थिति 2029 तक। उसके अतिरिक्त अगर हो सके तो सफ़ेद पुष्प की माला शिव जी को अर्पित करिए। दूध, दही, घी, शहद और जल आदि से अपने घर में अगर शिवलिंग रखे हैं तो उनको प्रत्येक सोमवार को या प्रत्येक दिन स्नान कराइए। और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अगर किसी को ठीक करना है तो वो है चंद्रमा, क्योंकि इतनी अगर अच्छी कुंडली लेके बैठे हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा पे फोकस करना ही होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।